होगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए रवि जी, आप तो खरीदारी करते भी हैं, हम तो खरीदारी पहले से ही छोड़ दिए हैं, लेकिन अब मेरा तो आज तक कभी नहीं आया, इसलिए हम छोड़ दिए। एक आदमी है जिनका बहुत अच्छी इनकम आती है और उनका हर सोमवार को मीटिंग होता है मुगल सराय के कैलाशपुरी में। उस समय वीकली मीटिंग होता था मुगल सराय में, आज भी वीकली मीटिंग होता है। उस समय भी मंडे को होता था, आज भी मंडे को ही होता है। पिछले लगभग 14 सालों से ये वीकली मीटिंग कंटिन्यू लगातार सोमवार को चल रहा है आज तक। बीच में कुछ ड्रॉप हुआ, लेकिन अभी लगातार है। तो उन्होंने कहा कि रवि जी, मुझे तो नहीं मालूम कि ये कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन साप्ताहिक मीटिंग एक होती है, उसमें कई लीडर आते हैं, अच्छी अच्छी उन लोगों की इनकम आती है, उनसे मिल लीजिए, वो आपको बता देंगे। उसके बाद वीकली मीटिंग में मेरा जाना होता है। वीकली मीटिंग में 30-35 लोग होते हैं और उस वीकली मीटिंग में मेरी मुलाकात होती है आरसीएम बिजनेस के वर्तमान स्टार रूबी आदरणीय डी कुमार सर से, आरसीएम बिजनेस के वर्तमान रूबी आदरणीय श्री एसपी वर्मा सर से, आरसीएम बिजनेस के वर्तमान स्टार इमराल्ड मिस्टर अजय कुमार सोनी सर से, आरसीएम बिजनेस के वर्तमान इमराल्ड अचीवर श्री संजय कुमार साहू सर से। इन सभी अपलाइनों से हमारी मुलाकात होती है उस वीकली मीटिंग। इसके पहले कुछ नहीं मालूम था कि कौन क्या है, कहाँ। उन लोगों को भी नहीं मालूम था कि हम उनके डाउनलाइन में हैं और हमको भी नहीं मालूम था कि, बस इतना मालूम था कि आरसीएम बिजनेस में वो लोग हैं। वीकली मीटिंग में जाने के बाद जब विजन की बात होती है, ड्रीम की बात होती है, बहुत मजा आता है। जैसे लगता है कि मानो वास्तव में ये सब कुछ मेरे लाइफ में भी होना चाहिए। देखिए दोस्तों, लाइफ में हर व्यक्ति उस माहौल में रहना चाहता है जहां पर उसके सपने की बातचीत होती है। लाइफ में हर व्यक्ति उस माहौल में अपने आप को शामिल रखना चाहता है जहां पर उसके ड्रीम की बात होती है, उसके करियर की बात होती है। और जब हम उस वीकली मीटिंग में गए, करियर की, फ्यूचर की, ड्रीम की जब बातचीत होने लगी तो मुझे मजा आने लगा। और फिर हमने वहां पर पता किया तो हर सोमवार को होता है। फिर धीरे धीरे उस वीकली मीटिंग में कंटिन्यू हम आने लगे। उस वीकली मीटिंग में हम जाते थे साइकिल से। मेरे पिताजी की साइकिल थी, हीरो साइकिल, साइकिल से जाया करते थे। इस बिजनेस की शुरुआत हमने साइकिल से किया था दोस्तों। पढ़ाई लिखाई मैंने किया मुगल सराय से, उसके बाद फिर बनारस विद्यापीठ में गए। जब धीरे धीरे इस बिजनेस में रुचि आने लगी, मार्केटिंग प्लान दिखाने लगे, तो धीरे धीरे विरोध भी होना शुरू हो गया। क्योंकि हम लोग अपने क्लास के, अपने शहर के, अपने विद्यालय के अच्छे स्टूडेंटों में से एक थे। हमारे मोहल्ले में, हमारे कॉलोनी में, हमारे आसपास एरिया में एग्जाम्पल दिया जाता था। इस तरीके का हम लोगों का रहन सहन, पढ़ाई लिखाई लाइफ था। लेकिन जब इस बिजनेस की शुरुआत की, सबसे पहला विरोध तो घर से सुनना पड़ा कि पागल हो गया है, इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा, ये सब धंधा कौन करता है, करियर पर ध्यान दो। इस तरीके का घर से भी सुनना पड़ा, रिलेटिव्स से सुनना पड़ा, मोहल्ले में जो लोग एग्जाम्पल दिया करते थे कॉलोनी में, उनसे सुनना पड़ा कि ये सब गलत काम है, ये सब न करो। एक तो इकलौते आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि कॉलोनी के या फिर हमारे परिवार के जो साइंस के स्टूडेंट थे, अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे, पढ़ने लिखने में नंबर 1 थे, टॉपर थे। तो विरोध हुआ कि आप ये सब काम में मत पढ़ो, ये सब काम तब किया जाता है जब लाइफ में कोई सक्सेस नहीं मिलता। जनरली कारपोरेट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जाने से पहले लोगों के अंदर यही भ्रांतियां होती हैं कि जब लाइफ में कोई सक्सेस ना मिले तो फिर उस स्थिति में, चाहे वो नाम भी लेते हैं लोग कि आरसीएम हो गया, सहारा हो गया, पल्स हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, जितनी कंपनियां हैं, इन सभी चीजों को तब करना चाहिए जब लाइफ में कोई सक्सेस नहीं मिलती। जनरली ये थॉट बनी होती है लोगों के दिमाग। और ऐसा ही भ्रांतियों के शिकार हमारे भी लोग थे जिन्होंने काफी कुछ कहा, काफी कुछ सुनाया। लेकिन चूंकि दोस्तों माहौल में हम थे, वीकली मीटिंग में हम जाते थे, सेमिनार में हम जाते थे, तो आरसीएम का फ्यूचर और कैरियर क्या है वो हमको मालूम था। इसलिए लोगों की बातों का प्रभाव कभी भी मेरे ऊपर नहीं पड़ा। चलते रहे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन चलते रहे, कंटिन्यूअसली अपने आप को माहौल में बना के रखे। धीरे धीरे माहौल बनना शुरू हुआ, बिजनेस डेवलप करना शुरू किया। साइकिल, जब मैं बिगिनर या स्टार्टर अचीवर बना तो मैं साइकिल से सेकेंड हैंड बाइक पर आया। बाइक से इस बिजनेस की फिर शुरुआत किया। धीरे धीरे अपने कॉलोनी के आसपास के लोगों को कि बाहर निकलना शुरू किया, बाहर के लोगों को बिजनेस बताना शुरू किया। फिर इसके बाद इस बिजनेस के स्टार अचीवर बने तो फिर दूसरी बाइक लिए। धीरे धीरे एक अच्छा माहौल बनना शुरू हुआ। अपने शहर से कभी दूसरे शहर में हम नहीं गए थे, जाना शुरू किए, बिजनेस का प्लान दिखाना शुरू किए।
उधर विरोध भी हो रहा है, अपना काम भी चल रहा है, सब कुछ एक साथ हो रहा था, चलना शुरू हुआ। धीरे धीरे माहौल और पॉजिटिविटी रेशियो कई गुना बढ़ती चली गई। एक वाकया मैं दोस्तों बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब इस बिजनेस की शुरुआत की है, शॉर्ट में ही चलेंगे, जब इस बिजनेस की शुरुआत की है, जब प्लान दिखाने के लिए अपने सबसे पहला प्लान दिखाने के लिए अपने परम मित्र के पास गए, जब उसको मार्केटिंग प्लान दिखाए, तो हम लोग 25 लोगों का एक फ्रेंड्स ग्रुप था। आप मैसेज समझने का प्रयास करिएगा। 25 लोग मित्रों का हम लोगों का फ्रेंडशिप ग्रुप था, और हम 2 लोग थे जो साथ में ट्यूशन पढ़ाया करते थे। उन 25 में से 24 साथियों ने मेरे प्लान को रिजेक्ट कर दिया, ये सोच के कि ये कह के कि ये बेकार काम है, ये सब काम में नहीं पढ़ना है, जॉब के पीछे जाना। एक साथी मेरे साथ ज्वाइन किया, वो भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमको मिला करते थे कि हमको पढ़ाना है, तो हम नहीं पढ़ा पाते थे, तो हम उनको दे दिया करते थे कि भाई तुम पढ़ा दो। तो वो मेरे साथ इसलिए ज्वाइन किया कि इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे तो ये खुश रहेगा, तो स्टूडेंट आते रहेंगे तो देता रहे। वो भी मेरे साथ सरवाइव ज्यादा दिन नहीं कर पाया, कंटिन्यूअसली इस बिजनेस में गए। तो मैसेज क्या है कि जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे अपने लोग ही होते हैं जो आपका पैर पकड़ के पीछे खींचने का प्रयास करते हैं, या आपका बिलीव नहीं करते हैं आपकी बातों का। आपको घबराना नहीं है, आपको कंटिन्यूअसली माहौल में बने रहना है, पॉजिटिविटी के साथ टिके रहना है। वर्मा सर, आदरणीय वर्मा सर बोलते हैं, चलना है, सीखना है, टिकना, तो टिके रहना है इसमें। दूसरा वाकया कहना चाहेंगे, इस बिजनेस की जब शुरुआत किए थे, रियल में बता रहा हूं कि लगभग 5 महीने से ऊपर हो गया, मेरे साथ एक भी ज्वाइनिंग नहीं। 5 महीने से ज्यादा हो गया प्लान दिखाते हुए, एक भी ज्वाइनिंग मेरे साथ नहीं हुई। कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 6ठे महीने जाकर के मेरे साथ 2 ज्वाइनिंग, 2 लोग जुड़े मेरे साथ, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हुआ 2 लोगों को जोड़ने के बाद कि अब मेरे साथ भी टीम बनेगी, अब मेरी भी ज्वाइनिंग होगी, मेरे साथ भी अब नेटवर्क डेवलप होगा। 2 ज्वाइनिंग मेरे साथ होती है, और फिर वहां से माहौल धीरे 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 बनना शुरू होता है। स्ट्रगल की अगर बात करें दोस्तों, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल की बात नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है अपने पास। पहला सेमिनार आरसीएम का हमने अटेंड किया था बनारस में, आदरणीय श्री दिनेश चौधरी सर का वो प्रोग्राम था। मेरे पास चूंकि पैसे नहीं थे, फीस मिला नहीं था उस टाइम, साइकिल से वाराणसी गए थे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, रिस्पेक्टेड दिनेश चौधरी सर। टिकट के लिए अमाउंट मेरे पास नहीं होता था क्योंकि घर से सपोर्ट नहीं था, पैसे का उतना चैलेंज था, उस समय बहुत चैलेंज था। तो 1 बजे तक मैं गेट के बाहर खड़ा रहा, सिर्फ इसलिए कि टिकट बंद होगा तो अंदर जाएंगे। और अब ये सब बताना तो नहीं चाहिए, 1 बजा कई हमारे अपलाइन या फिर कई हमारे मुगल सराय के आसपास के कलिंग्स जो आरसीएम में जुड़े थे, वो हमसे पूछते भी थे, रवि जी अंदर चलिए। तो मैं कहता था सर कुछ लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, आ जाते हैं तो फिर अंदर चलते हैं। इस तरीके से लोगों को टाल दिया करते थे। 1 बजने के बाद जब टिकट बंद हुआ, दिनेश चौधरी सर भी अंदर एंट्री कर गए थे। काफी खचाखच भीड़ था, नगर निगम प्रेक्षागृह हॉल था। उसमें जब अंदर गए, गेट के पास खड़े होकर के प्रोग्राम देखे, दिनेश चौधरी सर ने उस प्रोग्राम में कहा, जनरली हर लीडर बोलते हैं, जो खड़े होते हैं उनको बोलते हैं कि सबसे ज्यादा मेहनत जो कर रहे हैं वो ये जो साथी खड़े हैं वो कर रहे हैं। नो डाउट आने वाले 5 साल बाद आपका स्थान इस मंच पे होगा और दुनिया आपके लिए ताली बजाएगी। दिनेश चौधरी जी ने ये चीज कहा तो आम जनता के लिए, लेकिन मानो जैसे लग रहा था कि वो हमें कह रहे हैं कि आज आप पीछे खड़े हो, कुछ ऐसा करना है कि आप एक दिन मंच पर रहोगे और दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजाएगी। वहां से आग लेकर के अपने यहाँ वापस आए, फिर वर्किंग शुरू किए। धीरे धीरे एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा माहौल बनना शुरू हुआ। पार्ट टाइम इस बिजनेस की शुरुआत किए, लेकिन फिर धीरे धीरे इस बिजनेस में फुल टाइम में आ गए। विरोधों का सामना करते हुए इस बिजनेस को लगातार करते चले गए। कोई माहौल, इन्वायरमेंट आसपास नहीं होता था, लेकिन दोस्तों माहौल में फिर भी लगातार अपने आप को बना करके रखे। धीरे धीरे इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर बने, बिजनेस रॉयल्टी तक पहुंचा। रॉयल्टी पर पहुंचने के बाद, चूंकि डी कुमार सर को पहली बार हमने कार पे चलते हुए देखा था, आल्टो था, तो मेरा ड्रीम ही जगह था कि मुझे भी कार लेना है। रॉयल्टी अचीवर बनते ही मैंने अपने परिवार का पहला कार खरीदा, परचेज किया, आल्टो
रॉयल्टी चीवर पे ही स्टार गोल्ड का मेरा पिन था। एक बहुत सुंदर खूबसूरत माहौल बना, शादी हुई, एक अच्छा इन्वायरमेंट बन के चारों तरफ तैयार हुआ कि कार आ गई, शादी हो गया, एक अच्छा माहौल बन गया, रॉयल्टी की इनकम हो गई, 25-30 हजार रुपए के आसपास की इनकम थी, उम्र थी मात्र 22 साल। तो धीरे धीरे ये इन्वायरमेंट माहौल चारों तरफ बनना शुरू हो गया। उसके बाद एक छोटी सी घटना घटती है, हालांकि वो छोटी घटना नहीं है, वो बहुत बड़ी घटना है। घटना ये है कि आरसीएम के ऊपर केस हो जाता है, आरसीएम के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, इसका जांच होने लगता है, इसके सारे डिलीवरी सिस्टम को बंद कर दिए जाते हैं। अब सवाल इस बात का था दोस्तों, समझने वाली बात, कि 5 दिसंबर 2011 को मेरे यहाँ मैडम आती हैं और 9 दिसंबर 2011 को आरसीएम के ऊपर केस हो जाता है। बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है उस टाइम। अब सवाल इस बात का था कि अब मैडम लोगों को भी ससुराल में बताया गया था कि लड़का बहुत मेहनती है, दिन भर बाहर रहता है, काम करता है, वर्किंग है, चारों तरफ बिजनेस है। और मैडम आई तो वो दिन भर 24 घंटा मुझे घर ही में देखें। तो एक दो बार मैडम भी हमको टोक दी कि हम सुने हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत फील्ड में रहते हैं, काम करते हैं, आपके पास फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, रात को 12 बजे 1 बजे आते हैं, लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं आप घर में ही हैं, तो कैसा काम है आपका। अब हम मैडम को कैसे बताएं कि 5 तारीख 6 तारीख को आप आई हैं और 9 तारीख को हमारा बिजनेस से बंद हो गया है। क्योंकि नई बहू है, बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दूसरी चीज ये है, क्योंकि उनके आने से तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उनको भी बहुत सारा ताना सुनना पड़ा। घर वालों ने, मोहल्ले वालों ने, कॉलोनी वालों ने उनको भी बहुत सुनाया कि तुम्हारे आने से ये हो गया, तुम्हारे आने से वो हो गया, लड़का बेरोजगार हो गया, घर पे बैठ गया, कोई काम नहीं है, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ, बहुत सारी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी। बहरहाल 9 दिसंबर को जब आरसीएम के ऊपर केस हुआ, उसके बाद जहां जहां भी इसको चालू करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ा, हम लोग गए, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे जयपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों का कोई प्रोग्राम हो, हर जगह अपन लोग गए। उद्देश्य केवल एक था कि एमएलएम के ऊपर कानून बनाइए, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कानून बनाइए, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कानून बनाइए, और हम लोग कानून के प्रति दायरे में रह करके काम करना चाहिए। और अभी तक भारत सरकार का कोई कानून डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के दोस्तों नहीं था। लॉजिकली बात करेंगे, 1992 में 1992 में मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे। डायरेक्ट सेलिंग अमेरिका से कॉपी करके इंडिया में लाया गया एमवे कंपनी के द्वारा, लेकिन लाया तो गया, लेकिन कोई कानून डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं था। कोई कानून, कोई लॉ नहीं था। इसके वजह से हजारों चिटफंड कंपनियां भारत में आई, लोगों को लूटी और चली गई, और उसी का खामियाजा हम लोगों को भी उठाना पड़ा। 2009 में जो आरसीएम के ऊपर केस हुआ, वो भी कुछ इसी तरीके का वाकया था दोस्तों। अब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत धीरे धीरे होना शुरू। उस टाइम जब मैडम नहीं थी, फैमिली बड़ा नहीं हो रहा था, तब तो 30 हजार की इनकम थी, पॉकेट में पैसे गड्डियां हुआ करती थी। अब जब फैमिली आई, जिम्मेदारी हुआ, तो न कार का ईएमआई दे पाने का पैसा, न पेट्रोल भराने का पैसा, और न ही फैमिली को कुछ उनकी चाहते पूरा करने का पैसा। विपरीत हालात। फिर भी हम लोग टिके रहे, सिस्टम में बने रहे। आदरणीय डी कुमार सर, सुजीत सर और टीसी सर और बहुत सारे जितने अपलाइन थे, सबकी बातों को फॉलो करके माहौल में बने रहे। हमारे बहुत सारे साथी उस दौर के हिस्सेदार हैं हमारे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे हम लोग लड़ाई लड़े, धीरे धीरे माहौल बनना शुरू हुआ। कई बार घर से भी तकलीफें आई, कई बार मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग, हमारे रिलेटिव्स लोग हमको मेरे घर पे पिताजी को समझाने आए कि जो चला जाता है वो दोबारा आता नहीं है, बिजनेस पर दाग लग गया है, अब ये स्टार्ट नहीं होगा, अब वो फ्लो नहीं रहेगा जो फ्लो होना चाहिए। एक हमारे रिलेटिव थे जो मेरे यहाँ एक अच्छा खासा 4 स्टार होटल है बनारस में, वहां के मैनेजर का जॉब लेके मेरे यहाँ आए। मेरे रिलेटिव मेरे पिताजी से कहने की, अरे ये खाली है, ये पढ़ाई लिखाई भी छूट गया है, तो इसको आप कहिए कि ये है, कर ले। और डायरेक्ट हमसे नहीं बोला जाता था, हमारे यहाँ मेरे मैडम को आके बोला जाता था कि ऐसी ऐसी बात है, उसको समझाओ। और मेरी मैडम कई बार हमको बोलती थी, तो हम अपने मैडम के माध्यम से बोला करते थे उन लोगों को कि कह दीजिएगा कि डी कुमार सर यूनियन बैंक की नौकरी छोड़े हैं, वो दोबारा नहीं आएगी, बैंक उनको दोबारा बुलाने वाला नहीं है। सुजीत सर आरसीएम बाजार मुगलसराय में चलाते हैं, अगर आरसीएम बंद होना होता तो वो 12 महीने से चलाते नहीं,
वो खुला नहीं होता, वो बंद करके, शटर बंद करके चले गए होते। डी कुमार सर जिस दिन कह देंगे कि रवि पांडे जी अब बिजनेस स्टार्ट होने वाला नहीं है, जाइए अपना अपना काम देखिए, तो 22-23 साल की उम्र है, फिर से तैयारी कर लेंगे और फिर से कोई अच्छा रेप्यूटेड जॉब निकाल लेंगे। इतना तो मादा है अपने अंदर। लेकिन डी कुमार सर जब तक संघर्ष कर रहे हैं तब तक हम लोग उनके साथ, और ये संकल्प लेकर के डी कुमार सर के साथ हम लोग सिस्टम में बने रहे। शुरू टफ टाइम की चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि वक्त कम है। धीरे धीरे आरसीएम पार्ट 2 1 जनवरी 2013 से फिर ज्वाइनिंग शुरू हो, माहौल में आना शुरू हो गए, फिर से हम लोग फील्ड में जाना शुरू किए। मैं एक वाक्य आपको बता रहा हूँ आरसीएम पार्ट 2 का, कि ये टाई पहन के जब आरसीएम पार्ट 2 में पहली बार हम मीटिंग करने के लिए गए, तो मेरे ही डिस्ट्रीब्यूटर, जो मेरे सीनियर मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो बिजनेस को उस टाइम ड्रॉप कर गए थे बंदी के दौरान, तो अभी क्या दुनिया छोड़ दी और अभी आप इस भटकाए हैं। तो उनका कहना था कि आरसीएम बंद हो गया और इसको पहन के आप चल ही रहे हैं। और मैंने कहा कि भैया आरसीएम फिर से दोबारा स्टार्ट हो गया है, आइए चलते हैं। उनका स्टेटमेंट था आग लग गई है, आरसीएम का माहौल बंद हो गया है, पूरे चंदौली बैकअप सेंटर बंद है, कहां से आप खड़ा कर पाइए। दोस्तों चंदौली बनारस में जब माहौल नहीं था तो हम रात दिन एक कर दिए। जब गाइड बन गया तब तो दुनिया की कोई ताकत दोबारा इसको नंबर 1 बनने से नहीं रोक सकती। सेकंड टाइम एक अच्छा माहौल बना, धीरे धीरे फिर से नई नेटवर्क करते हैं ना, तो आपको खुद ही ये दिखता नहीं है। आप काम करते जाएंगे और आपको कुछ दिखेगा नहीं। ये अंधकार में गाड़ी चलाने के समान, चलने के समान ये बिजनेस है। शुरुआत में आपको 2 साल तक आपको लगेगा कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों उस दरमियान भी आपको डगमगाना नहीं है, आपको चलते रहना है, आपको अपलाइन की बातों को फॉलो करते रहना है, सिस्टम का पालन करते हुए चलते रहना। आपको बता रहे हैं पूरे गर्व के साथ, वक्त नहीं है अपने पास। ये जो टाई अभी हम पहने हुए हैं, ये टाई ब्लैक कलर की टाई, ये टाई रिस्पेक्टेड एसपी वर्मा सर के द्वारा मुझे गिफ्ट किया गया था, तब जब मेरा बिजनेस 40,000 का होता था। स्टार्टर का पिन था मेरे। मुझे टाई कहीं नहीं मिल रहा था, पूरे चंदौली डिस्ट्रिक्ट में कहीं टाई नहीं था। वर्मा सर की पोस्टिंग उस समय चकिया में थी। आज स्पेशल ये टाई जानबूझ के मैं पहन के आया, सर को हम दिखाएंगे। ये वही काला सांप है, ये वही काला नाग है, ये ब्लैक कलर का ही है।
ये वही काला सांप है जिसकी चर्चा आदरणीय वर्मा सर बार बार बोलते हैं कि अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको ये टाई, ये काला सांप गले में लटकाना पड़ेगा। ये टाई मैं बहुत संजो के संभाल के रखा हूं, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का है। तो दोस्तों माहौल में कंटिन्यू लगातार बने रहिए। इस बिजनेस की 4 मुख्य स्तंभ है जिसको आदरणीय वर्मा सर ने वीकली मीटिंग में कंटिन्यू हम लोगों को बताया, डी सर ने बताया और उसको हम लोग फॉलो किए। देखिए बहुत शॉर्ट में ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि संघर्ष वाली लाइफ नहीं है, बहुत संघर्ष, बीच का बहुत संघर्ष है, उस पे जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 4 पार्ट है इस बिजनेस का। पहला पार्ट है 100% प्रोडक्ट यूज। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं दोस्तों, लेकिन प्रोडक्ट को 100% यूज नहीं करते और जिसके वजह से वो अपनी टीम में भी 100% प्रोडक्ट यूज वाला फॉर्मूला कॉपी नहीं करवा पाते, उनकी टीम कॉपी नहीं कर पाती। 1-2 प्रोडक्ट आरसीएम का वो यूज करते हैं, बाकी घर में लोअर बाहर का, टी शर्ट बाहर का, पैंट बाहर का, शर्ट बाहर का, घर में प्रोडक्ट बाहर का, तेल बाहर का, नतीजा बिजनेस डेवलप नहीं करते। तो पहला अपने आप से पूछिए कि क्या हम 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। मेरे यहाँ अपना खेत भी है, चावल आती है, गेहूं आती है। इस बिजनेस में हमारे छोटे भाई रॉयल्टी अचीवर हैं, कभी मौका मिलेगा तो उनसे भी हम मिलवाएंगे, उनसे हम पूछवाएंगे। गांव का एक भी अन्न मेरे घर पे नहीं आता। मेरे घर पे चावल आरसीएम का, आटा आरसीएम का, दाल आरसीएम का, नमक आरसीएम का, तेल आरसीएम का, टोटल A to Z आरसीएम का। क्योंकि अगर 100% हम यूज नहीं करते तो फिर हम कैसे अपनी टीम को कह सकते हैं कि 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, इस बिजनेस का पहला फॉर्मूला है 100% प्रोडक्ट यूज। इस बिजनेस का दूसरा फॉर्मूला है दोस्तों जो हमने अपने जीवन में उतारा, वो है सेलिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस बिजनेस, सेलिंग। हमें आज भी याद है कि जब हमको प्लान दिखाने नहीं आता था तो हम अपने साइकिल पर एनएम किट, 1500 रुपए का एनएम किट आता था, काले रंग की बैग आती थी। उस बैग में आरसीएम का टूथपेस्ट, आरसीएम का चाय पत्ती, आरसीएम का वॉशिंग पाउडर, आरसीएम का बाथ सॉप रख करके लोगों को जाते थे प्लान दिखाने। और अगर वो प्लान से संतुष्ट हुआ तो ठीक, और अगर नहीं संतुष्ट हुआ तो मेरा टारगेट होता था कि कम से कम 200 या 400 का प्रोडक्ट तो उनको दे करके ही आएंगे, बिना दिए नहीं आएंगे। और मजे की बात आपको बताऊं, अभी तो एमआरपी और डीपी में 20% का डिफरेंस होता है। उस टाइम जो एमआरपी था वही डीपी था, वही एसपी था। हम लोग किसी को प्रोडक्ट दिया करते थे दुकानदार को, तो वो बोलता था कुछ छोड़ दो। तो भैया कैसे छोड़ दे, इतने में तो मिला ही है, कैसे छोड़ दे। ना ना आप झूठ बोल रहे हो, मिला होगा सस्ते में। ना ना भैया इतने में ही मिला, लेना है तो लीजिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अभी तो 20% का डिफरेंस है। तो दोस्तों सेकंड इस बिजनेस का फॉर्मूला है वो है सेलिंग। सेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। अगर आप इस बिजनेस में टिकना चाहते हैं और अगर आप सेलिंग करने की कला सीख गए तो शुरुआत में नेटवर्क आपका धीरे धीरे भी डेवलप होगा ना, तब भी आप महीने के 10, 15, 20 हजार रुपए सेलिंग करके आप अर्निंग कर लेंगे और एक फुल टाइमर वाला व्यक्ति सर्वाइव कर लेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल करने ही आए, ऐसा नहीं है। आप नेटवर्क बिल्ड करने हैं, लेकिन सेल करते करते आपका खर्च निकल जाएगा और आपकी टीम भी डेवलप होती चली जाएगी। सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड फॉर्मूला ऑफ दिस बिजनेस, नेटवर्किंग। यू हैव टू बिल्ड योर नेटवर्क। इस दुनिया में अमीर दोस्तों वही लोग बने हैं जिन्होंने नेटवर्क बनाए। आज एक छोटा सा सवाल, मेरे पास ये मोबाइल है, आपके पास भी होगा। सवाल ये है, इसमें जियो या एयरटेल का या बीएसएनएल का सिम है, तो मैं सवाल करता हूं कि आप जियो के नेटवर्क में हैं कि जियो आपके नेटवर्क में? तो कई लोग जवाब देंगे जियो हमारे नेटवर्क में है। जी नहीं भाई साहब, आप जियो के नेटवर्क में हैं। आप 199 रुपए के रिचार्ज करवाते हैं ना, तो जियो के अकाउंट में 199 रुपए प्लस हो जाता है। यू आर इन द नेटवर्क ऑफ जियो टेलीकॉम कंपनी। सोचने वाली बात है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है, आप 4 लाख रुपए डिपॉजिट करके आप एफडी करते हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेटवर्क में आप हैं कि आपके नेटवर्क में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है? नो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेटवर्क में आप हैं। आप 4 लाख एफडी करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो वो होता है, उसका जो अकाउंट होता है, उसमें 4 लाख रुपए डिपॉजिट हो जाता है। फ्रेंड्स, हम लोगों के नेटवर्क में तो हैं, लेकिन हमारे नेटवर्क में कौन है? इसलिए हमें नेटवर्क डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाना थोड़ा वक्त लगेगा, इट विल टेक सम टाइम।
बताएंगे, ना सुनेंगे, कई बार रिजेक्ट होंगे, कई बार लोग देख के गेट बंद कर देंगे, कई बार लोग आपको ना बोल देंगे, कई बार लोग कहेंगे आ जाइए घर पे, और घर पे पहुंचेंगे तो दरवाजा बंद मिलेगा, कई बार उनकी पत्नी बोलेंगी सर नहीं ये चले गए। बहुत सारे तकलीफों का सामना आपको करना पड़ेगा नेटवर्क बिल्ड करते समय। दिस इज द पार्ट। ये डी सर के साथ भी हुआ, वर्मा सर के साथ भी हुआ, सुजीत सर के साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा, और आज के 20 साल बाद भी कोई व्यक्ति जुड़ेगा ना तो उसके साथ भी होगा। तो ये पार्ट है, आपको अपना काम करते रहना है। नेटवर्क बिल्ड आप चेक करिए, मान लीजिए आपका मोबाइल जियो का है और आपको एमएनपी करवा करके एयरटेल में जाना है, और गलती से एमएनपी वाले नंबर पे आपने कोई मैसेज कर दिया, आपको मालूम है कम से कम 20 दिन तक एयरटेल आपको फॉलो करता है। सर ये ऑफर आपके लिए 199 का रिचार्ज, नॉर्मल लोगों के लिए 1.5 GB, आपके लिए 2.5 GB है। आ जाइए सर, आ जाइए सर। वो 20 दिन फॉलो करता है अपने नेटवर्क में लेने के लिए, जबकि हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लगाया हुआ है तब। और जब हम कुछ नहीं लगाए हैं तो हम एक भी दिन अपने सही लोगों को फॉलो नहीं करते। तो फॉर बिल्डिंग द नेटवर्क यू हैव टू फॉलो अप स्ट्रॉन्ग। नेटवर्क बिल्ड करने के लिए तो ये तीसरा पार्ट है इस बिजनेस का, तीसरा फॉर्मूला है। वर्मा सर ने हमें बताया कि तीसरा फॉर्मूला है वो है नेटवर्किंग, आपको नेटवर्क डेवलप करना। एंड फोर्थ पार्ट, चौथा पार्ट है वो है लीडरशिप। दोस्तों आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ा करना है तो आपके अंदर धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। आपको ब्रॉड थिंकिंग करनी पड़ेगी, बड़ा सोचना पड़ेगा, नेगेटिव चीजों को नजरअंदाज करना पड़ेगा, आपको बोलना सीखना होगा, आपको मंच संभालना सीखना होगा, आपको माइक पर बोलना सीखना होगा, आपको कोट पैंट में आना पड़ेगा, आपको ब्लैक शूज में आना पड़ेगा, आपको लुक लाइक ए लीडर, थिंक लाइक ए लीडर, वॉक लाइक ए लीडर, रन लाइक ए लीडर। हर चीज लीडर की तरह आपके अंदर सोच डेवलप करनी पड़ेगी। आपको अगर कोई कहता है कि आपके अपलाइन आपके बारे में बड़ा खराब बोल रहे थे, आपको सुन करके भी नजरअंदाज करना पड़ेगा। आपको कोई बोलेगा कि अरे आपका डाउनलाइन फलाना, आप कहते हैं राइट हैंड है लेकिन वो तो 20 बुराई कर रहा था, आपको सुन के भी आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, नजरअंदाज करना पड़ेगा। ये क्वालिटी लीडर की होती है दोस्तों। लीडर जैसा होता है वैसा अपनी टीम को डुप्लीकेट करता है, कॉपी करवाता है। आप बहुत सारी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। आपको मोबाइल ऐप चलाना सीखना होगा, आपको वेबसाइट चलाना सीखना होगा, आपको बोलना सीखना होगा, आपको डेमो सीखना होगा। लीडर के मल्टी वर्क होते हैं, वो सब आपको सीखने होंगे, तब जाकर के आप इस बिजनेस में बहुत 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 बड़ा फ्यूचर आप इस बिजनेस में डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने लिए। 4 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला हमने कहा 100% प्रोडक्ट यूज। सेकेंड फॉर्मूला हमने कहा सेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। तीसरा वो है नेटवर्किंग, और चौथा है लीडरशिप। दोस्तों ये 4 फॉर्मूले आदरणीय वर्मा सर, डी सर ने उस समय बताया जब हम लोग ज्वाइन किए थे, और डीप एजुकेशन में भी ये सिस्टम को बताया गया। आगे छोटा सा पॉइंट केवल और लेना चाहेंगे क्योंकि ट्रेन जो है लेट चल रही है, ट्रेन को जल्दी से यहाँ पे स्टेशन पे पहुंचाना है। वर्मा सर बोलते हैं कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी और पंचुअलिटी, ये 3 चीजें होनी चाहिए। अच्छा एक सवाल है, ये डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी, पंचुअलिटी आपके अंदर होना चाहिए इस बिजनेस के प्रति कि अपने प्रति? इसका जवाब होगा, बहुत लोग कहेंगे बिजनेस के प्रति। दोस्त ये तीनों चीज अपने प्रति होना चाहिए। ये डिसिप्लिन वर्मा सर आरसीएम के प्रति हम लोग के लिए नहीं बोलते, जब अपने प्रति होगा तो आरसीएम के प्रति अपने आप हो जाएगा। पंक्चुअलिटी अपने प्रति, तो अपने प्रति रहेगा तो बिजनेस के प्रति अपने आप हो जाएगा। कंटिन्यूटी अपने प्रति कि हम रोज प्लान दिखा रहे हैं कि नहीं, रोज प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कि नहीं, रोज फील्ड में जा रहे हैं कि नहीं, रोज कैंपिंग कर रहे हैं कि नहीं, रोज चेकअप कर रहे हैं कि नहीं, जिस वर्क को लेकर के हम जा रहे हैं वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं। कंटिन्यूटी अपने प्रति। अगर अपने प्रति हमारा रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि ये डेवलप भी करता चला जाएगा। और इस बिजनेस में 3 चीजें आपको मिलती हैं जो कहीं नहीं मिलती, जो आदरणीय वर्मा सर देख करके ही आए हैं, तभी सर ने इतना बड़ा जॉब रिजाइन किया। वो पहला चीज क्या मिलता है सर? पहला चीज मिलता है अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड पैसा और अनलिमिटेड सिक्योरिटी। और चौथा चीज अनलिमिटेड सक्सेसफुल लोगों का संगत। ये 4 चीजें मिलती हैं। अनलिमिटेड पैसा, आप टेक्निकल अचीवर बनिए तो सही, आप मेहनत करिए। जब तक टेक्निकल नहीं बन जाते, दोनों ग्रुप में 5-5 लाख का बिजनेस नहीं हो जाता, तब तक आपको रेस्ट नहीं लेना है, आराम नहीं लेना है, पसीना बहाना छोड़ना नहीं है, मेहनत करना छोड़ना नहीं है, चलते रहना है। चलती की गाड़ी, चलती का नाम जिंदगी।
टेक्निकल अचीवर बन गए, अनलिमिटेड पैसा शुरू, अनलिमिटेड सिक्योरिटी शुरू। आपकी टीम में 50 लीडर 100 लीडर आपकी तरह काम करने वाले हैं। आप जाइए ना, अभी बोलबम जाने का, सावन का महीना है, बोलबम लोग जा रहे हैं, जाइए 1 महीने घूम के बोलबम आइए। लेकिन कब? टेक्निकल अचीवर बनने के बाद, 50-100 लोगों को अपनी तरह डुप्लीकेट करवाने के बाद। आज एसपी वर्मा सर हमारे बीच में हैं, 2.25 लाख क्यों, क्या सिक्योरिटी दिखाऊं? जिस जॉब के पीछे हमारे जैसे पढ़े लिखे, हमारे आप जैसे एजुकेटेड लड़के दौड़ते हैं कि किसी तरह हो जाए। इलाहाबाद में हमारे छोटे भाई तैयारी किया करते थे, वो बताते थे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो लड़के इलाहाबाद में रूम लेके, उनको पता है कि पीओ की जॉब क्या होती है, और सर ऑडिटर की जॉब को छोड़ के कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने सिक्योरिटी देख लिया। और चौथा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो है संगत। दोस्तों, क्या सक्सेसफुल लोगों का संगत आपके गांव में मिलेगा? नहीं। आपकी गली में मिलेगा? नहीं। आपके रिश्तेदार में या फिर रिलेटिव में मिलेगा? नहीं। आपके दोस्तों में मिलेगा? नहीं। तो सक्सेसफुल लोगों का संगत यहां मिलता है, बशर्ते आप उस संगत में, अच्छा, संगत में आपको जाना पड़ेगा, संगत आपके पास चल के नहीं है। इसलिए आपको अपने अपलाइन के कांटेक्ट में बने रहना है, आपको मीटिंग के कांटेक्ट में बने रहना है, आपको सेमिनार के कांटेक्ट में बने रहना है। और जब भी बड़ा फंक्शन, बड़ा सेमिनार हो, अपने पूरे टीम को लेकर के उस प्रोग्राम में आप बैठिए, क्योंकि वो संगत आपको बाहर में कहीं नहीं मिलेगा। रेस्पेक्टेड वर्मा सर बोलते हैं, और डी सर इस बात को बोलते हैं कि ये बिजनेस बड़ा सेमिनार देखने का है और टीम को दिखवाने का है, क्योंकि विजन और ड्रीम आपको सेमिनार में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये 4 चीजें इस बिजनेस में हमें मिलती है, अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड सिक्योरिटी, अनलिमिटेड पैसा और अनलिमिटेड सक्सेसफुल लोगों का संगत। और ये 4 चीजें हमने 4 फॉर्मूला हमने बताया, इस बिजनेस के 4 स्तंभ। इस बिजनेस में 4 चीज जो मिलता है वो हमने बताया, और अपनी बातों को विराम देंगे एक लाइन कह के कि बड़ा गोल बड़ा रिजल्ट, छोटा गोल छोटा रिजल्ट, कोई गोल नहीं कोई रिजल्ट नहीं। लाइफ में गोल का होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे स्वादिष्ट खाने में नमक का होना। खूबसूरत खाना आपको दे दे बना करके, लेकिन उसमें नमक न रहे तो मजा नहीं आएगा। ठीक वैसे ही गोल आपके लाइफ में नहीं है तो मामला नहीं बनेगा। इसलिए गोल शानदार बनाइए, उस पर मेहनत करिए, और अपलाइन के भरोसे मेहनत मत करिए। सॉरी टू से, अपने ऊपर मेहनत करिए। आज तक जब से मैं ज्वाइन किया हूं बिगिनर अचीवर से लेके आज तक, कभी मैं अपने मोटरसाइकिल पर, बाइक पर अपलाइन को लेकर के कभी गली गली घुमा नहीं हूं सर, कभी नहीं। कोई नहीं बता सकता, मेरे कोई भी अपलाइन नहीं कह सकते कि मैं रवि जी के साथ बाइक पर घूमा हूं। पहले दिन से दौड़ा हूं। क्यों? क्योंकि हम अपलाइन को लेके जाएंगे, उनका अनुभव बढ़ेगा, हम अकेले जाएंगे, मेरा अनुभव बढ़ेगा। और न ही किसी अपलाइन के पीछे बाइक पर बैठ के खूब ज्यादा हम गली गली घूमे हैं और प्लान दिखाए हैं। नो, अकेले। आपको अनुभव अकेले लेना है, आपको लीडर बनना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्वयं सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अनलिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड टाइम देने के लिए बिजनेस तैयार है, बस आपको तैयार रखना पड़ेगा। और इस प्रोग्राम को विराम देने से पहले वही नारा है कि आजकल हम हर जगह ये नारा बोल रहे हैं, आदरणीय वर्मा सर भी बोल रहे हैं, हम सब बोल रहे हैं, अनिल सर, महानंद सर, ज्ञानेश्वर सर, सब लोग बोल रहे हैं कि झुकता है आसमां झुकाने वाला चाहिए, और चलता है आरसीएम चलाने वाला चाहिए।